तो पहला सवाल, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी? आप लोगों को याद होगा, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया 1909 में, 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की रचना हुई थी गांधी जी के द्वारा। और यह पुस्तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हुई थी, यानी कि जब गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर इस किताब की रचना की थी। अगला सवाल है कि यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह कथन किस किताब के बारे में कहा गया है? तो स्पष्ट है कि यह किताब कौन सी है? तो हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज। और दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी पुस्तक संवाद के रूप में लिखी गई है? तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल, हिंद स्वराज है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? शिक्षा केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गांधी जी के अकॉर्डिंग बुनियादी शिक्षा जरूरी है, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हों, बच्चों को धर्म नीति पहले सिखाया जाता हो, जो उसकी बुनियाद है, भारत की जो बुनियाद है उसकी शिक्षा पहले दी जाती हो, उसके बाद अक्षर ज्ञान। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी का जन्मदिन उसी के अवसर पर। तो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए रिजोल्यूशन पास किया था। तो 2007 से यह कंटिन्यू मनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था और यह अहमदाबाद में स्थित है। देखिए, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था। इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और तभी से इसे साबरमती आश्रम नाम दिया गया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है? पहला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरा है हिंद स्वराज, तीसरा है भारत की खोज और चौथा है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और दूसरा भी सही है, हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, उनकी बायोग्राफी है, और हिंद स्वराज को अभी हम लोगों ने देखा। बाकी भारत की खोज ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, हमारे बिहार से शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्धरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियाँ करने की आज़ादी शामिल ना हो। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है, एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए, ये तीनों जो कथन है, ये तीनों ही कथन गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो पुस्तक है, अगर ओरिजिनल पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके पढ़ लीजिएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। यह कथन किसका है? ऑब्वियस है कि यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला सवाल है कि उस आदमी ने अच्छी शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शांत और न्यायदर्शी है, जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और उसकी इंद्रियां उसके वश में है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी ने कोट किया था, हक्सली का है। यहाँ पर हक्सली ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां ऑप्शन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस शिक्षा को गुलामी का पर्याय मानते हैं? अंग्रेजी शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, एक से अधिक, कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अंग्रेजी शिक्षा को महात्मा गांधी गुलामी का पर्याय मानते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा सुख और तंदुरुस्ती कैसे आएगी? मशीनों के उपयोग से नहीं,
पाश्चात्य जगत के अनुकरण से नहीं, शारीरिक श्रम से सही। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार छद्म सभ्यता की क्या निशानी है? छद्म सभ्यता यानी कि जो डुप्लीकेट सिविलाइजेशन है, नीति और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना, ये तो सही, जो सच्ची सभ्यता उसकी निशानी होती है। आराम और शारीरिक सुख पर आधारित समाज का विकास करना, ये सही है, ये छद्म सभ्यता की निशानी है। श्रम और संतुलन पर आधारित समाज का विकास करना, यह भी शुद्ध सभ्यता की निशानी है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? नीति का पालन करना और अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखना, सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सभ्यता गलत है। भौतिक सुख का विकास करने वाली सभ्यता गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। तो आज के क्लास में महात्मा गांधी का हम लोगों ने डिस्कशन किया, हिंद स्वराज। अब नेक्स्ट क्लास का सवाल हमारे सामने आ चुका है, गिजुभाई बधेका मूलतः किस भाषा के लेखक थे? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, गुजराती भाषा के लेखक थे। अगला सवाल, पुस्तक दिवा स्वप्न किसकी रचना है? इसको भी बताने की जरूरत है ही नहीं। पुस्तक दिवा स्वप्न में किस प्रकार की शिक्षा की परिकल्पना की गई है? तो दिवा स्वप्न जो पुस्तक अभी हम लोग देख रहे थे, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा की परिकल्पना की गई है। अगला सवाल है, पुस्तक दिवा स्वप्न का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हम लोगों ने देखा कवर पेज पे ही लिखा हुआ है, काशीनाथ त्रिवेदी। दिवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की काल्पनिक कथा है जो शिक्षा की डैश संस्कृति को नहीं स्वीकारता। भूमिका में हम लोगों ने देखा था दकियानुसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता। दिवा स्वप्न में शिक्षक का नाम क्या है? लक्ष्मी शंकर है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें शिक्षक का नाम नहीं आया, लेकिन पूरा पढ़िएगा तो नाम है लक्ष्मी शंकर, ठीक है, शिक्षक महोदय का। अगला सवाल है कि दिवा स्वप्न में शिक्षक ने पढ़ाई की शुरुआत किससे की? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, उन्होंने कहानी के द्वारा अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। पारंपरिक शिक्षा पद्धति में छात्रों की प्रगति मापी जाती है। जो पारंपरिक प्रचलित शिक्षा पद्धति है वहाँ पे छात्रों की प्रगति मापने का आधार क्या है? छात्रों के परीक्षा परिणाम। पहला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, सच ही है डैश एक अजब जादू है, सवा 16 आने सच, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। तो अभी हम लोगों ने देखा कहानी में जब शिक्षक ने कहानी के माध्यम से पढ़ाई शुरू की तो बच्चे बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए और वहाँ पे ये लाइन निकल करके आ रहा था, सच ही है कहानी एक अजब जादू है, कहानी एक अजब जादू है, सवा 16 आने सच। तो ऑप्शन में देखिए शिक्षा है, खेल है, पिटाई है, एक से अधिक है। तो यहाँ पे पांचवा विकल्प हमारा सही होगा ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कहानी तो दिया है नहीं विकल्प में। हाँ, तो अब अगला सवाल आ चुका है। अब देखिए एक मैंने प्रयास किया है कि एक गद्यांश के माध्यम से कुछ प्रश्न तैयार किए जाए। इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बीपीएससी अगर बना सकता है तो इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके क्वेश्चन 10 से लेकर के 16 तक के उत्तर देने हैं। दूसरे दिन सवेरे सब लड़के मुस्कुराते मुस्कुराते आए। मैं कक्षा में पहुंचा कि सब एक पर एक गिरते पड़ते मुझे घेर कर बैठ गए। हम लोगों ने क्लास में इसको डिस्कशन कर लिया है, इसको पढ़ने की भी पूरी ज़रूरत है नहीं। कहानी इससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक का अंश है? तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर, दिवा स्वप्न। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक गिजुभाई बधेका। प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षक के द्वारा गोला बनाकर स्वयं बैठना क्या इंगित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों को गोला बनाना सिखा रहा है, शिक्षक बच्चों में अनुकरण करने का बीजारोपण कर रहा है, बिल्कुल सही है। शिक्षक को बच्चों के साथ बैठने का मन है, नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, शिक्षक बच्चों में अनुकरण करने का बीजारोपण कर रहा है। अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षक ने कहानी के माध्यम से बच्चों में अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास किया है, बच्चों को स्वतंत्रता दे दी है, बच्चों को व्यस्त रखा है, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक ने कहानी के माध्यम से बच्चों में अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास किया है, दिस इज़ द राइट आंसर, है ना। जब बच्चों ने कहानी को सुनना किया तो वे स्वयं एकाग्र हो गए, अनुशासन में आ गए। शिक्षक ने गोला बना दिया तो गोला के अकॉर्डिंग सारे छात्र वहाँ बैठ गए, उनमें अनुशासन आ गया।
वो उनका इमेजिनेशन काम करने लग गया, उनमें एकाग्रता आ गई, है ना, कहानी को लेकर वे उत्सुक हो गए। और अगले दिन जब वापस शिक्षक क्लास में गए तो सारे बच्चे कहने लगे कि जहाँ पे आपने कहानी ख़त्म की थी वहाँ से शुरू कीजिए, आगे क्या हुआ होगा। अगला है शिक्षक का बीच में बच्चों को टोकना किस ओर इशारा करता है। शिक्षक अब कहानी नहीं सुनाना चाहता है, बच्चों की जिज्ञासा खत्म करने की ओर, बच्चों के रचनात्मक आकलन की ओर। यही विकल्प सबसे सटीक है, बच्चों के रचनात्मक आकलन की ओर। जब भी हम लोग बीच बीच में टोकते हैं बच्चों को कहानी सुनाते समय या पाठ के समय, टोकना मतलब बच्चों से सवाल पूछना, सवाल जवाब करना, ताकि हम यह चेक कर सकें कि हम जो कुछ बता रहे हैं, ठीक है, वे बच्चे समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते हैं बच्चों का इसी माध्यम से। तो तीसरा आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा। खेल का मतलब क्या है? आराम, पढ़ाई से छुट्टी, अनुशासन। एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेल का मतलब अनुशासन है। दिवा स्वप्न में लेखक के विचार में प्राथमिक स्तर पर किस विषय की पढ़ाई उपयोगी नहीं है? ठीक है, ये इस गद्यांश से नहीं मतलब कि इस गद्यांश में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक का ही वो शायद था। दिवा स्वप्न में लेखक के विचार में प्राथमिक स्तर पर किस विषय की पढ़ाई उपयोगी नहीं है, ये पुस्तक और आगे तक पढ़िएगा आप तो इसका आंसर आ जाएगा। वो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को उपयोगी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हमारा है। तो पहला प्रश्न, निम्न में से किन्हें प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री माना जाता है? तो यहाँ पे ऑब्वियस है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में। निम्न में से कौन सा कथन टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? पहला है, बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। टैगोर का कहना था कि मातृभाषा में ही बच्चे सीखते हैं, तो मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। बालक की शिक्षा प्रकृति की गोद में होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ये पांचवा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, टैगोर के अनुसार पाठचर्या डैश आधारित होनी चाहिए। अब यहाँ ऑप्शंस हैं खेल, कार्य, पाठ्यपुस्तक, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टैगोर के अनुसार पाठचर्या जो है वह कार्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, वर्क ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी, बांग्ला, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन हो चुका है, मातृभाषा होनी चाहिए, पहला ऑप्शन हमारा सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और किस लिए मिला था? गीतांजलि के ऊपर, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से उनकी रचना जो है गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था। गीतांजलि की रचना उन्होंने 1910 ईस्वी में की थी और 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है काबुलीवाला, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, गोरा, साधना, चित्रांगदा आदि। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा जो है एक गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर देना है। टैगोर शिक्षा में सूचनाओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के विरोधी थे। उनका कहना था कि हम लोग पृथ्वी पर इस दुनिया को स्वीकार करने आए हैं, केवल जानने के लिए नहीं। हम ज्ञान के द्वारा शक्तिशाली बन सकते हैं, पर सहानुभूति के द्वारा हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देता, वरन हमारे जीवन को संपूर्ण वसुधा से जोड़ता है, मतलब संपूर्ण धरती से जोड़ता है, संपूर्ण प्रकृति से जोड़ता है। पर हम पाते हैं कि वर्तमान शिक्षा सहानुभूति की न केवल लगातार योजनाबद्ध ढंग से उपेक्षा करती है, वरन दबाती भी है। प्रारंभ से ही बच्चे को प्रकृति से अलग कर दिया जाता है। बच्चे से हम उसकी पृथ्वी छीन लेते हैं भूगोल पढ़ाने के लिए, वाणी छीन लेते हैं व्याकरण पढ़ाने के लिए। उसकी भूख महाकाव्यों की कथाओं की है, पर हम उसे ऐतिहासिक तथ्यों की सारणी एवं तिथियां परोसते हैं। वह मानव जगत में पैदा हुआ, पर उसे हम
मशीनों की दुनिया में देश निकाला देते हैं। बच्चे की प्रकृति इसके विरुद्ध सहने की अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध करती है, पर अंत में उसे दंड के द्वारा शांत कर दिया जाता है। आज शिक्षालय के स्तर को मापने का आधार विद्यालय भवन की भव्यता, पुस्तकों की संख्या तथा शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के वास्तविक पक्ष पर ध्यान दिया। इन भौतिक संपदाओं से लालच एवं स्वार्थ तो फल फूल सकता है, पर सामाजिक मूल्य नहीं, जो सही शिक्षा का लक्ष्य है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा लेख से लिया गया एक उद्धरण है। अब आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ नहीं है प्रकृति के साथ सामंजस्य, ये तो है। सूचनाओं का संग्रह सही नहीं है। सामाजिक मूल्यों का विकास सही है। एक से अधिक तो होगा नहीं, उपरोक्त में से भी कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में कौन सी खामी या खामियां हैं? पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, मानवीय मूल्यों वाली शिक्षा, सामाजिक मूल्यों का विकास और सूचनाओं का संग्रह। तो टैगोर के अनुसार पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण जो है यह खामी है, और सूचनाओं का संग्रह, केवल सूचनाओं को रट लेना, ये खामी है। ठीक है, तो ए और डी यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका विरोध किया था? दंड आधारित शिक्षण प्रणाली का, सही है। प्रकृति आधारित शिक्षण प्रणाली का इन्होंने विरोध नहीं किया, समर्थन किया। सामाजिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण प्रणाली का इसका विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। सूचनाओं पर आधारित शिक्षण प्रणाली का इसका इन्होंने विरोध किया था। तो ए और डी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को मापने का आधार क्या होना चाहिए? विद्यालय भवन की भव्यता, पुस्तकों की संख्या, सामाजिक मूल्यों का विकास, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो तीसरा हो जाएगा सही, सामाजिक मूल्यों का विकास। ये विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता स्तर के मापने का आधार होना चाहिए। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, भूगोल पढ़ाने का श्रेष्ठ माध्यम क्या होना चाहिए? तो भूगोल पढ़ाने का श्रेष्ठ माध्यम प्रकृति के साथ अंतःक्रिया होना चाहिए, है ना। मानक पाठ्यपुस्तक का अध्ययन ये श्रेष्ठ माध्यम में नहीं आएगा। सूचना आधारित शिक्षण यह भी श्रेष्ठ माध्यम में नहीं आएगा, बल्कि श्रेष्ठ माध्यम में आएगा जब हम प्रकृति के साथ बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो अंतःक्रिया वाला सही है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, पुस्तक ग्रहणशील मन किसकी रचना है? तो ऑब्वियस है, बहुत ही आसान सा सवाल, मारिया मोंटेसरी की रचना है। और इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेंगे। मोंटेसरी के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग। और ये 3 अवस्था कौन कौन सी है, इसका फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पहली अवस्था है वह जन्म से लेकर के 6 वर्ष की है, और इसके 2 पार्ट हैं, जन्म से 3 वर्ष का और 3 से 6 वर्ष का। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इस अवस्था की जो विशेषता है यह है कि बच्चा शांत और प्रसन्न रहता है, उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ, सुदृढ़ और स्थिर रहती है। इसके बाद तीसरी अवस्था है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की। इसके भी 2 पार्ट हैं, 12 से 15 का और 15 से 18 का। तो इस तरह से मारिया मोंटेसरी के द्वारा बताया गया है कि 3 अवस्थाएं हैं, और पहली अवस्था की 2 उप अवस्था और तीसरी अवस्था की 2 उप अवस्था। तो अगर टोटल मिला करके हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 टोटल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं, तो 3 ही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट है, मोंटेसरी के अनुसार किस अवस्था में विकास की गति सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे अधिक विकास की गति पहली अवस्था में होती है, और पहली अवस्था अभी हम लोगों ने देखा जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था है, ठीक है। तो पहली अवस्था में मोंटेसरी के अकॉर्डिंग सबसे अधिक बच्चों के दिमाग की वृद्धि होती है, और जो न्यूरॉन्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, और वो अपनी संख्या को मल्टीपल करते हैं, और जितने भी चीज़ों को उस अवस्था में ऑब्ज़र्व किया जाता है बच्चे के द्वारा, बच्चे के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उन सारी चीज़ों को वो न्यूरॉन्स इकट्ठा करते हैं, याददाश्त क्षमता बढ़ती है, और बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में उन्हें वो सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। यानी कि समृद्ध परिवेश अगर मिलता है
तो बच्चों का मानसिक जो विकास होता है वो समृद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक और शारीरिक स्थिरता वाली अवस्था कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है ना, मानसिक और स्थिरता वाली जो अवस्था होती है वह द्वितीय अवस्था होती है, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष की सबसे स्पष्ट विशेषता उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता है। किसी अन्य ग्रह का कोई जीव जिसका मानव जाति से परिचय ना हो इन 10 वर्षीयों को आसानी से मानव जाति का पूर्ण विकसित वयस्क समझ लेगा यदि वह वास्तविक वयस्कों से ना मिला हो। यह कथन किसका है? अब देखिए, विकास के क्रम अध्याय को जब आप पढ़िएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि डिटेल क्लास हमारा आया हुआ है इसके ऊपर, और उस क्लास में आप देखिएगा तो पूरे विकास क्रम के अध्याय को मैंने वहाँ पे बताया हुआ। तो वहाँ पे रॉस ऐसा कहते हैं, रॉस भी एक शिक्षाविद थे, उन्होंने यह बात कही थी कि अगर कोई बाहर से यानी कि कोई एलियन हमारी धरती पर आता है और उसकी मुलाकात सबसे पहले एक 10 वर्ष के बच्चे से हो जाती है तो वह इस मानव जाति का विकसित वयस्क समझ लेगा उस 10 वर्ष के बच्चे को, अगर वो वास्तविक वयस्क से ना मिला हो। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि 10 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इतनी हो जाती है कि वह वयस्कों की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, व्यवहार करता है। तो यह कथन रॉस का है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला सवाल है, बच्चों के दूध के दांत किस अवस्था में गिर जाते हैं? और यह भी विकास क्रम के अध्याय में बताया गया है। मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग ये जो अवस्था है ये दूसरी अवस्था है। बच्चों के दूध के दांत द्वितीय अवस्था में गिरने शुरू हो जाते हैं, कंप्लीटली गिर जाते हैं, ख़त्म होते होते 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का मन सर्वाधिक अस्थिर रहता है? ठीक है, अस्थिर रहता है। स्थिर वाला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब है अस्थिर वाला। अस्थिर यानी कि बहुत ज़्यादा हलचल होती है मन में। ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस बच्चों की सबसे ज़्यादा होती है, डिलेमा होती है, इसको आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा गया। तो ये जो अवस्था है वह किशोरावस्था है, और ये तृतीय अवस्था की पहली उपावस्था के अंतर्गत आती है, 12 से लेकर के 15 वर्ष, जब बच्चों के शरीर में बहुत तरह के चेंजेज होते हैं। फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेज आते हैं, बहुत तरह के ऐसे हार्मोन्स का स्राव शुरू हो जाता है जो अब बच्चों को एक वयस्क के रूप में परिवर्तित करता है। और वह जो वयः संधि होती है किशोरावस्था की और वयस्कावस्था की ओर बढ़ने की जो वयः संधि होती है, इस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क जो है सर्वाधिक अस्थिर होता है। तो तीसरी अवस्था है। अगला है, मॉन्टेसरी के अनुसार अभी तक शिक्षा की उपलब्धि इतनी ही है कि उसने यह माना है कि व्यक्ति के विकास में डैश होती हैं। तो उस टाइम तक जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो ये माना था उन्होंने कि शिक्षा की उपलब्धि इतनी ही है कि उसने यह माना है कि व्यक्ति के विकास में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, और ऐसा मानना यह शिक्षा जगत की उपलब्धि थी उस टाइम के लिए। अगला सवाल है, यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे सीखने का सचेत प्रयास करते हैं, परंतु बच्चे में ऐसा कोई संकल्प का तत्व नहीं होता। वह ज्ञान और संकल्प दोनों का ही निर्माण करता है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मारिया मोंटेसरी का है। मारिया मोंटेसरी ने यह बात कही है। अगला सवाल है, यदि हम वयस्कों की मानसिकता को सचेत कहते हैं तो बच्चों की मानसिकता को क्या कहना होगा? यदि हम बच्चों की मानसिकता को सचेत कहते हैं तो हमें बच्चों की मानसिकता को क्या कहना होगा? संकल्प शून्य, निश्चेत, कुशाग्र, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पहला, संकल्प शून्य। संकल्प शून्य क्या है? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। संकल्प शून्य अवस्था के बारे में मारिया मोंटेसरी ने क्या कुछ कहा है। यदि हम वयस्कों की मानसिकता को सचेत कहते हैं तो हमें बच्चों की मानसिकता को संकल्प शून्य कहना होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि संकल्प शून्य मानसिकता सचेत से निम्न कोटि की होती है। संकल्प शून्य मस्तिष्क में बहुत बुद्धि हो सकती है। सभी जानवरों में, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों में भी संकल्प शून्य मस्तिष्क ही कार्य करता है। उनकी बुद्धि सचेत नहीं होती, यद्यपि बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास
विवेक के तत्व हैं। बच्चे में भी इसी तरह संकल्प शून्य बुद्धि होती है और उसी से वह इतनी अद्वितीय प्रगति करता है। ये मॉन्टेसरी ने विकास के क्रम अध्याय में इन सारी चीज़ों को बताया है। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा कथन मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये पहला जो कथन है ये नोम चॉम्स्की का कथन है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नोम चॉम्स्की ऐसा मानते हैं कि मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बचपन में अपने परिवेश से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा है। ये मारिया मोंटेसरी का कथन है। इसके बाद भाषा शब्दों की क्रमिक व्यवस्था है। यह भी मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में सही कथन है। भाषा सतत अभ्यास का परिणाम है। ये मारिया मोंटेसरी का कथन नहीं है। बी और सी हमारे पास सही ऑप्शन है, चौथा। तो इन दोनों कथन को याद रखिएगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इनका सही आंसर कर पाइएगा। मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में सही जो कथन है वह है बचपन में अपने परिवेश से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा होती है और भाषा शब्दों की क्रमिक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बच्चा अपने चारों ओर जो भी पाता है उससे अपने दिमाग की स्वयं रचना करता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति को मॉन्टेसरी ने क्या कहा है? संकल्प शून्य अवस्था, ग्रहणशील मन, कुशाग्र बुद्धि, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यह जो चैप्टर का नाम है ग्रहणशील मन वो इसीलिए रखा गया है और उसी के आधार पर यह कथन है कि बच्चा अपने चारों ओर जो भी पाता है, जो कुछ भी देखता है, जो भी ऑब्जर्व करता है उससे वह अपने दिमाग की रचना स्वयं करता है और इसको ग्रहणशील मन कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, ग्रहणशील मन का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे तात्पर्य लिखा हुआ नहीं है, इस पे फोकस करेंगे। अपने चारों ओर के परिवेश को आत्मसात कर लेना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये ग्रहणशील मन का तात्पर्य है। ठीक है, ये तो तात्पर्य है, हमें ढूंढना है कि किसका तात्पर्य नहीं है। पाठ्य पुस्तकों को रट लेना, ये तात्पर्य नहीं है। सूचनाओं को शीघ्र याद कर लेना, यह भी तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा जब दो विकल्प सही होंगे। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा विकल्प दोनों सही है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो हम एक से अधिक को चुनेंगे, यानी कि चौथे विकल्प को चुनना है। चौथे विकल्प पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किनका उपयोग करना चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पे 4 तरह के अधिगम के बारे में बात की गई है। तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से अधिगम का मॉन्टेसरी ने वर्णन किया है। पहला है पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम। तो पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम का समर्थन मॉन्टेसरी नहीं करती हैं। गतिविधि आधारित अधिगम, ये तो बिल्कुल सही है। मॉन्टेसरी पद्धति में गतिविधि ही है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, है ना। इसके बाद खेल आधारित अधिगम, तो ये भी मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग सही है, खेल आधारित अधिगम। सतत आकलन आधारित अधिगम, सतत आकलन की बात मॉन्टेसरी नहीं करती है। सतत आकलन अभी हमारे ये RTE एक्ट में आया है और NCF BCF इन सभी ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है सतत आकलन आधारित अधिगम। वहाँ पे उस टाइम पे मॉन्टेसरी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया है अपने विकास के क्रम सिद्धांत में या ग्रहणशील पुस्तक में कहीं भी सतत आकलन आधारित अधिगम की चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ पे बी और सी हमारा 2 ऑप्शन सही है। तो देखिए इस तरह का अगर विकल्प वाला आता है प्रश्न तो एक से अधिक वाला वहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे मैंने कुछ फैक्ट्स को डाला हुआ है तो इस तरह का ऑप्शन मैंने रखा है ताकि आप लोगों को फैक्ट्स थोड़ा से समझने चाहिए, याद रहने चाहिए। बाकी प्रश्न को किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, टफ किया जा सकता है। तो वहाँ पे आपको लोगों को देखना होगा कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो उसको कैसे टफ बनाया जाता है। ठीक है, तो जो भी फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट उसको आप रिमेंबर रखिएगा, याद करिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला प्रश्न लेंगे। सॉरी, क्या हो गया? पंद्रहवां प्रश्न है, मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि शिक्षकों की भूमिका मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग एक निर्देशक के रूप में होनी चाहिए, एक निरीक्षक के रूप में होनी चाहिए, एक सहायक के रूप में होनी चाहिए।
तो निर्देशक के रूप में भी होनी चाहिए, निरीक्षक के रूप में भी होनी चाहिए, सहायक के रूप में भी होनी चाहिए, लेकिन शासक के रूप में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ए, बी और सी 3 विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के दिमाग में डैश करने की योग्यता होती है। बच्चे के दिमाग में क्या करने की योग्यता होती है? स्वयं ग्रहण, अनुकरण, नकल, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बच्चे के दिमाग में मोंटेसरी के अकॉर्डिंग यहाँ चलेंगे हम लोग, या ऐसे भी सही है ये प्रश्न, इसमें कोई गड़बड़ी है नहीं। स्वयं ग्रहण करने की योग्यता होती है, ठीक है। बच्चों के दिमाग में स्वयं ग्रहण करने की योग्यता होती है, वे खुद से सीखने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही है। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का नया मार्ग क्या है? पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण प्रणाली? नहीं। शिक्षकों का अनुकरण कर छात्रों को सिखाना? नहीं। मस्तिष्क के विकास में उसकी सहायता करना और उसकी शक्तियों तथा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना? बिल्कुल सही है ये। मोंटेसरी के अकॉर्डिंग शिक्षा का जो नया मार्ग है, जो नया रूप है, नया सिद्धांत है, उसमें हम लोग मस्तिष्क के विकास में उसकी सहायता करते हैं एज ए टीचर, और जो बच्चों के मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं और उनके जो क्षमताएँ हैं उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, उनमें सुदृढ़ता लाएंगे, बस यही काम है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, आसान काम नहीं है। अगला सवाल है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक अच्छी नौकरी पाना? बिल्कुल नहीं। बच्चे के जीवन की तथा मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की सहायता करना? सही है। अपनी बातों और विचारों को बच्चों पर थोपना? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प सही हो रहा है, तो दूसरे विकल्प को टिक करेंगे। मोंटेसरी प्रणाली का उपयोग किस वर्ग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त, तो सर्वाधिक उपयुक्तता की बात अभी हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा की थी ECCE पद्धति पे। और ECCE यानी कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोंटेसरी पद्धति का है। जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आंगनबाड़ी बच्चों के लिए बहुत तरह के TLM आते हैं, बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, और उन खिलौने के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। फल के खिलौने आते हैं, लकड़ी के बने हुए, गाजर, टमाटर, आम, है ना, बहुत सारे चीज़, प्याज वगैरह, वो लकड़ी के बने होते हैं। और ताकि बच्चे जो है उसको अपने हाथ में अगर मुंह में भी लेते हैं तो उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे जब जाएंगे तो आप लोग, हम सभी लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ज़्यादातर अपने मुंह में लेते हैं, फट से मुंह में ले लेते हैं। तो इसीलिए लकड़ी का बनाया जाता है ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। और तो यहाँ पे हमारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मोंटेसरी प्रणाली का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है? अब मोंटेसरी प्रणाली का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है, ये सारा डिटेल जो है ना, ये विकास के क्रम अध्याय में ही दिया हुआ है, और उसको अच्छे से समझने के लिए आपको डिटेल क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, डिटेल क्लासेस आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोंटेसरी प्रणाली जो है वह इसका डिटेल्स देख लीजिए आप। 4 भागों में विभाजित किया गया, और 4 भाग कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला पार्ट है वह है कर्मेंद्रीय शिक्षण। कर्मेंद्रीय शिक्षण यानी कि व्यवहारिक जीवन पर आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति, ठीक है। इसमें कर्म यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं वर्क बेस्ड, ठीक है, वर्क बेस्ड टीचिंग, यानी कि व्यवहारिक जीवन पर आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति। इसमें स्थूल गत्यात्मक एवं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों पर विशेष बल दिया गया है। स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। अगर बच्चे को पेड़ पर चढ़ना है, दौड़ना है, उछलना है, कूदना है, ये सब सिखाते हैं, तो वो स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। वहीं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में ड्राइंग करना, ठीक है, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, सुई में धागा पिरोना, यानी कि जहाँ हमारे मस्तिष्क का और हाथ की उंगलियों का सूक्ष्म समन्वय हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर विशेष बल दिया जाता है। और आप जब मोंटेसरी पद्धति को डिटेल से एनालिसिस कीजिएगा तो देखिएगा कि इनके जो TLMs होते हैं उनमें जो पहला पार्ट होता है ना, वो कर्मेंद्रीय शिक्षण के ऊपर आधारित होता है। उसमें बच्चों का स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकसित हो, इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, और उन एक्टिविटीज़ को बच्चों पे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने प्ले स्कूल में देखा होगा ना, बच्चों के झूला झूलने के लिए झूला लगा होता है, शीशा लगे होते हैं, बच्चे
भार को समझ सके, कौन हल्का है कौन भारी है, इसके लिए सीसॉ लगा होता है, ठीक है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एसेसरीज इन प्ले स्कूल, वहाँ पर बहुत सारे एसेसरीज लगे होते हैं और उन एसेसरीज़ के माध्यम से बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं और वो प्रैक्टिकली सीखते हैं और प्रैक्टिकली सीखने के कारण उनके दिमाग में वो फिट हो जाता है ना। अब आप थ्योरी समझा करके कोई चीज़ समझा रहे हो और किसी को प्रैक्टिकली उसी चीज़ को समझा रहे हो तो दोनों बच्चों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, है ना। दूसरा है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण। ज्ञानेंद्रिय शिक्षण यानी कि ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग कर सकें और अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीख सकें। तीसरा है भाषा शिक्षण। पढ़ने के साथ साथ लिखने पर विशेष बल इसमें दिया जाता है। बहुत तरह के लाइन बच्चों से ड्रॉ करवाए जाते हैं। जब छोटे होते हैं बच्चे 3 वर्ष की 4 वर्ष की अवस्था में होते हैं उनसे बहुत तरह के लाइन ड्रॉ करवाए जाते हैं। तिरछी लाइनें, सीधी लाइनें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग, ठीक है, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन और उसके बाद फिर जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसके ऊपर वो उनको लिखने के लिए बताया जाता है। तो एक क्रमिक रूप से जब उन्हें सिखाया जाता है तो उनका राइटिंग स्किल जो है ना वो बेहद अच्छा हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट इसको किया होगा। हम सभी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है अपने अपने बच्चों के ऊपर। क्लासेस में जब हम छोटे बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं तो इसी तरह से सिखाते हैं ना। अगर इंग्लिश की राइटिंग सिखानी है तो इंग्लिश का स्पेशल जो बुक आता है राइटिंग के लिए 4 लाइन्स वाली, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले शुरुआत में बच्चों के लिए अलग अलग तरह की लाइनें खींच देते हैं। या बहुत अब तो मार्केट में रेडीमेड बुक्स आ जाती हैं राइटिंग के लिए, राइटिंग बुक्स आ जाती हैं, राइटिंग प्रैक्टिस बुक। तो उसके ऊपर आप देखिएगा क्या कि उसी तरह से डॉटेड लाइन्स होते हैं। ABCD का भी डॉटेड बना दिया जाता है। बच्चे उसके ऊपर क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं। तो ये सारी जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये सारे जो टेक्निक्स देख रहे हैं तो ये मॉन्टेसरी पद्धति के ऊपर ही आधारित है। लिखना सिखाने के लिए अनेक गतिविधियां इसमें शामिल हैं। इसे फ्लैश कार्ड के द्वारा चित्रों के माध्यम से पढ़ना भी सिखाया जाता है। फ्लैश कार्ड दिखा करके बच्चों को बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स दिखा करके बच्चों से उनके बारे में पूछा जाता है। बच्चे जो भी बताते हैं उसको समझने का प्रयास किया जाता है। उससे जोड़ करके बच्चे जो कुछ बता रहे हैं उनका रियल एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ से। तो इस तरह से भाषा सिखाई जाती है बच्चों को। इसके बाद चौथा है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण के ऊपर भी बहुत वर्क किया मैथमेटिक्स को सिखाने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। मॉन्टेसरी ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया। उन्होंने एबेकस का, जियो बोर्ड का, सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लॉक बिल्डिंग, बहुत तरह के TLMs का उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने खुद से उसका विकास किया। नंबर कार्ड्स, सीढ़ियों पर अंक उकेरना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में, अब तो हमारे सरकारी विद्यालयों में भी बाला पेंटिंग के माध्यम से पूरा बिल्डिंग को कलरफुल किया जाता है और उसमें कई तरह के एजुकेशनल थीम्स डाले जाते हैं ताकि बच्चे सीख सकें। सीढ़ी पर चढ़ते समय असेंडिंग ऑर्डर में, उतरते समय डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। मोतियों की गिनती, गिनतारा, एबेकस के माध्यम से अंकों का परिचय, मूर्त वस्तुओं से गणित की अमूर्त अवधारणाओं को समझाने पर विशेष बल इसमें दिया जाता है। ज्योतिबा फुले नहीं थे। ऑप्शंस हैं, एक समाज सुधारक, एक शिक्षाविद, एक लेखक, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक भी थे, शिक्षाविद थे, लेखक भी थे, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो ज्योतिबा फुले थे। और यहाँ के क्या कह रहा है, नहीं थे। तो उपरोक्त में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ज्योतिबा फुले नहीं थे। तो हमारा 5वां विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सही। और इसके संबंध में एक शॉर्ट नोट यहाँ पर देखिएगा। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ। 28 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु हुई। एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। पहला विकल्प है सत्यशोधक समाज। तो भी जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, है ना। और दूसरा विकल्प है आर्य समाज, तीसरा विकल्प है ब्रह्म समाज। तो आर्य समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने नहीं की थी, केवल सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो हमारा पहला विकल्प सही होगा, हम पहले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। और जो हमारा आर्य समाज है और ब्रह्म समाज है उसके संबंध में भी यहाँ पर आप नोट करते चलेंगे कि जो आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, और वहीं ये राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं महात्मा गोविंद राव रानडे थे। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट धर्म सभाएं कह सकते हैं, या फिर जो उस टाइम पे कुछ और जो शिक्षाविद हुए, उन्होंने जो समाज में योगदान दिया, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ताकि अगर विकल्प इस तरह के बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से समाज या कौन से संस्था की स्थापना किसने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ज्योतिबा फुले ने बालिका शिक्षा हेतु प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की थी? तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से महिला विद्यालय की स्थापना की थी। देखिए, स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से ज्योतिबा फुले ने प्रथम भारतीय बालिका विद्यालय की स्थापना 1848 ईस्वी में की थी। ठीक है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही इस योग्य बना दिया कि वो बच्चियों को पढ़ा सकें, और इस प्रकार सावित्रीबाई फुले जो कि उनकी धर्मपत्नी थी, वो भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी थी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ज्योतिबा फुले ने इनमें किसका खंडन या विरोध किया? पहला है स्त्री शिक्षा। तो देखिए, स्त्री शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था, खंडन या विरोध नहीं किया था, तो पहला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा है दलितों की शिक्षा। तो दलितों की शिक्षा का भी इन्होंने खंडन या विरोध नहीं किया, बल्कि उसका समर्थन किया था, है ना। इनके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, तो इसका भी इन्होंने खंडन या विरोध नहीं किया। शिक्षा में भेदभाव की, तो शिक्षा में भेदभाव का इन्होंने खंडन किया था, क्योंकि ज्योतिबा फुले का मानना था कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, समाज के हर तबके के लोगों को शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो शिक्षा में भेदभाव की ये इसका इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद है अंग्रेज़ों की शिक्षा की। तो देखिए, कहीं भी अंग्रेज़ों की शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया। ठीक है, इनका ये मानना नहीं था कि शिक्षा जो अंग्रेज़ों की शिक्षा दी जा रही है उसका विरोध किया जाए, बल्कि इनका ये कहना था कि जो शिक्षा दी जा रही है उसमें सुधार हो, वो शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए, और जो शिक्षकों का वेतन है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ हम केवल तीसरा विकल्प सही करेंगे। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने इनमें से कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की थी? गुलामगिरी की रचना की थी। राजा भोसला का पखड़ा, इनकी भी रचना की थी। गोरा, तो गोरा की रचना ज्योतिबा फुले ने नहीं की थी, बल्कि गोरा की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा की रचना की थी, तो हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑब्वियस है, इसको आप ज्योतिबा फुले ही टिक करेंगे, तीसरा विकल्प सही हमारा है। ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को अपना बयान कब दिया था? तो हंटर आयोग को इन्होंने अपना बयान कब दिया था? 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को दिए बयान में सरकार से क्या मांगे की थी? पहला है प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार की मांग, बिल्कुल सही है। दूसरा है शिक्षकों के वेतन में अपेक्षाकृत सुधार की मांग, बिल्कुल सही है। शिक्षा में केवल उच्च वर्णों के हितों की मांग, ये गलत है। इनके अनुसार शिक्षा में सबका हित होना चाहिए, चाहे वो उच्च वर्ण का व्यक्ति हो या निम्न वर्ण का व्यक्ति हो। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था सही नहीं थी, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए एक समान रूप से। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत है। दलितों एवं समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा से दूर रखने की मांग, ऐसा इन्होंने मांग नहीं किया था। इन्होंने तो सबको समाहित करने की मांग की थी। तो ए और बी ये दो यहाँ पे हमारा सही है, चौथा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, हंटर आयोग से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वांछित परिवर्तन हेतु व विवेकपूर्ण नीति निर्धारण हेतु भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, और इसके अध्यक्ष के रूप में सर विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था। इसीलिए इस आयोग को
हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का शिक्षा में सुधार हेतु निम्न में से क्या उद्देश्य थे? उद्देश्य क्या थे? पहला है दलितों एवं पिछड़ों को शिक्षा के समान अवसर देना, बिल्कुल सही है। दूसरा है स्त्रियों की शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा सभी वर्ग के लिए, सभी के लिए अनिवार्य हो, ये भी सही है। और चौथा है उच्च शिक्षा में केवल उच्च वर्णों के लोगों की पहुंच हो, ये गलत है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीन सही है, तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। पहला प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जीवन काल में इनमें से किस पद पर आसीन नहीं हुए? तो वह दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऐसा पद नहीं है जहाँ वे आसीन नहीं हुए। राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए, राज्यपाल बिहार के रहे, कुलपति भी हुए, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। नहीं सॉरी, क्या कहता है, आसीन नहीं हुए। तीनों पद पर तो आसीन हुए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पांचवा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा की किस प्रणाली का समर्थन किया? शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित प्रणाली का इन्होंने समर्थन नहीं किया। बाल केंद्रित प्रणाली का समर्थन इन्होंने किया। व्याख्यान विधि से शिक्षण का समर्थन नहीं किया। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किस अवस्था में बालकों के शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल सबसे अधिक जरूरी है? तो किस अवस्था में बालकों के शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल सबसे अधिक जरूरी है? तो सबसे अधिक जरूरी है पूर्व प्राथमिक स्तर पर। तीसरा विकल्प हमारा सही है यहाँ पे, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, जिसको हम लोग अभी वर्तमान समय में क्या कह रहे हैं, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमारा जो नया है, उसका जो फर्स्ट 5 ईयर का फाउंडेशनल स्टेज है, तो उसके तहत ECCE को समाहित किया गया है। अगला सवाल है, मानसिक विकास की गति किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? तो मानसिक विकास की गति यहाँ पे शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही हो जाएगा शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म के टाइम से लेकर के 2 वर्ष तक। शैशवावस्था का मतलब तो यहाँ पे यही होगा, है ना। वैसे देखा जाए तो कुल 6 वर्षों तक, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक सर्वाधिक तीव्र गति से मनुष्य का मस्तिष्क बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में शैशवावस्था है, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तो नहीं होता है शैशवावस्था, जन्म से 2 या 3 वर्ष तक के लिए माना जाता है। और किशोरावस्था तो आगे की अवस्था है, वयस्कावस्था उसके आगे की अवस्था है, तो हम शैशवावस्था में टिक करेंगे यहाँ पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन निम्न में से किसके समर्थक थे? ए है अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के, नहीं थे। बी है प्राचीन भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षण के, ये सही है। शिक्षा में मानव मूल्यों को शामिल करने के, ये भी सही है। शिक्षा में केवल सैद्धांतिक तथ्यों को शामिल करने के, नहीं, केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो बी और सी हमारा चौथा विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन उदाहरण है किसका? एकता का, विविधता में एकता का, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन उदाहरण है विविधता में एकता का, है ना। तीसरा विकल्प हमारा सही, आसान सा प्रश्न था ये। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्र निर्माण का प्रमुख हथियार क्या है? कृषि है, शिक्षा है, व्यवसाय है, या फिर एक से अधिक है? तो राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख हथियार शिक्षा है, एजुकेशन। दूसरा विकल्प सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब नियुक्त हुए थे? 1965, 1966, 1967, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के पद पर 1967 ईस्वी में ये नियुक्त हुए थे, और 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही, और इस प्रकार से इनका राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय तक का कार्यकाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक का था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार में 1957 से 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल के रूप में रहे थे।
अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? वे सन 1957 से 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल रहे, ये सत्य है। असत्य कथनों को चुनना है। वे 1948 से 49 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, नहीं, अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए थे बल्कि सदस्य रहे थे, तो ये कथन गलत है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी रॉन्ग है। मरणोपरांत नहीं, 1962 ईस्वी में ही 1963 ईस्वी में उनको भारत रत्न दिया गया था। उनकी मृत्यु भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई, ये भी सही है। तो बी और सी ये दो कथन गलत हैं। तो चौथा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और सी। ये अब हम लोग थोड़े से प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, पहला विकल्प सही है। इसके बाद दूसरा सवाल है, जे कृष्णमूर्ति ने निम्न में से किनके ऊपर दार्शनिक विचार दिए? दर्शन, सत्य, दुख और दुख भोग, भय, मृत्यु, सच्चा सुख, भ्रम से मुक्ति। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने दर्शन, सत्य, दुख और दुख भोग, भय और मृत्यु, इन 5 टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने दार्शनिक विचार दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार किन किन टॉपिक के ऊपर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, जिससे उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। यह प्रतियोगिता समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। यह कथन किनका है? तो यह कथन ऑब्वियस है कि हम लोग अभी जे कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया ये कथन है। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, पहला विकल्प सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या खामियां हैं? पहला है व्यवसाय प्राप्ति का साधन, नौकरी प्राप्ति का साधन, सत्ता हथियाने का साधन, भय उत्पन्न करने वाली। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह भय उत्पन्न करने वाली, ये डी जो है इसकी खामी है। व्यवसाय प्राप्ति का साधन, नौकरी प्राप्ति का साधन, सत्ता हथियाने का साधन, ये तीनों विकल्प भी सही हैं। यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो एक तरह से क्या है, व्यवसाय पाने का साधन है, नौकरी प्राप्ति का साधन है, सत्ता हथियाने का भी साधन है और भय उत्पन्न करने वाली भी है। ठीक है, तो ए बी सी डी ये चारों विकल्प वर्तमान शिक्षा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में सही साबित होते हैं। तो यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा हो जाएगा यहाँ पे सभी। अगला सवाल है, जे कृष्णमूर्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से जे कृष्णमूर्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उनके विचारों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जे कृष्णमूर्ति किस समाज से जुड़े हुए थे? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जे कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को अपना व्यवसाय करने के लायक बनाना? बिल्कुल नहीं। मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञ निर्भर बनाना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प ही सही है, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते थे कि अगर इंसान भारहीन हो जाता, भारहीन का मतलब है कि उसे किसी भी प्रकार का जो दुर्गुण होता है, दुर्गुणों के बोझ तले इंसान जब दब जाता है तो उसके मन के ऊपर एक बड़ा बोझ होता है, और अगर वह इन चीज़ों से मुक्त है तो उसका जो मन है वो भारहीन हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और आत्म प्रज्ञ निर्भर हो जाता है। उसे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो ये दूसरा विकल्प सही है,
जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग। अगला है ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी जे कृष्णमूर्ति का है। ठीक है। अगला सवाल है यदि आप डैश हैं तो फिर कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर कभी मेधावी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, भयभीत, भय, क्योंकि कृष्णमूर्ति का मानना था कि भय जो है वो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य की खोज कौन कर सकते हैं? वे जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं, वे जो अपनी संस्कृति का अनुकरण करते हैं, वे जो सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रहते हैं। एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार वैसे व्यक्ति जो सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रहते हैं वे सत्य की खोज करते हैं, क्योंकि उनका मन जो है परंपराओं के बंधन में नहीं बनता है। वह सभी चीज़ों में सवाल खड़े करता है और जब उनके सवालों का सही जवाब नहीं मिलता है तो वह सत्य की खोज में निकल पड़ता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही है। अगला सवाल है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सीखने की वास्तविक स्थिति कौन सी है? जब मनुष्य गुरु के संसर्ग में सीखता है, जब मनुष्य अपने जीवन से स्वयं सीखता है, जब मनुष्य विद्यालय शिक्षा ग्रहण करता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए कृष्णमूर्ति के अनुसार सीखने की जो वास्तविक स्थिति है वह मनुष्य अपने जीवन से जब स्वयं सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है ना। बहुत तरह के अनुभव इंसान को होते हैं जैसे जैसे जीवन में वो आगे बढ़ता है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है कि जब मनुष्य अपने जीवन से स्वयं सीखता है तो वह सीखने की वास्तविक स्थिति होती है। यहाँ पे देखिए इनका कथन है, जब आप सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग इज ए लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, लाइफ लास्टिंग प्रोसेस। तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता है, तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाता है। एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, सब कुछ, हर एक तरह के एक्सपीरियंस, हर एक तरह का अनुभव जब इंसान के जीवन में होता है तो वह अपने अनुभवों से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और वही सीखने की वास्तविक स्थिति है। आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं, अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। पहला प्रश्न आ चुका है, जॉन डीवी किस देश के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरा प्रश्न लेंगे, इनमें से किन पुस्तकों की रचना जॉन डीवी ने की है? द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लैंग्वेज एंड माइंड। तो जॉन डीवी महोदय ने इनमें से द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इन 3 किताबों की रचना की है। तो ABC सही ऑप्शन है। इन्होंने लगभग 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की है और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें से आपको ध्यान में रखनी है। इन पुस्तकों के नाम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको। द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, मॉरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। तो ये 5 प्रमुख किताबें हैं जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई और ये सारे के सारे जो है वो एजुकेशन के ऊपर लिखी गई हैं। तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अगला प्रश्न लेते हैं, जॉन डीवी ने इनमें से किस विचारक पर शोध कार्य किया था? प्लेटो, हीगल, कांट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है। कांट के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया था और ये कांट के विचारों से बहुत प्रभावित भी हुए थे प्रारंभ में। जॉन डीवी दर्शन के किस शाखा के विचारक हैं?
तो देखिए ये जो है प्रयोजनवाद शाखा के विचारक हैं। प्रोजेक्ट मेथड इन्हीं की देन है। प्रोजेक्ट मेथड के एक तरह से जनक कहे जाते हैं और इनके शिष्य हुए किलपैट्रिक। उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को और ज़्यादा एलाबोरेट किया। तो प्रोजेक्ट मेथड को लागू करने वाले वो किलपैट्रिक थे, लेकिन यह थेसिस जो है, यह थ्योरी जो है प्रोजेक्ट मेथड का, इसको देने वाले सबसे पहले व्यक्ति जॉन डीवी महोदय थे। यहाँ पे देखेंगे एक नोट पॉइंट। प्रारंभ में डीवी अपने प्रोफेसर एस मॉरिस से प्रभावित हुए। ठीक है, जब आप अपने एजुकेशन लाइफ में होते हैं, जब आप स्टूडेंट होते हैं, तो जब आपके कोई गुरु होते हैं तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो उसी तरह से जॉन डीवी महोदय एस मॉरिस से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके प्रभाव से इन्होंने हीगल के आदर्शवादी दर्शन को स्वीकार किया था। इसके बाद डार्विन से प्रभावित हुए और इन्होंने उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष और सबल की विजय, इन दो सिद्धांतों को स्वीकार किया था, है ना। और इस प्रकार आदर्शवाद को त्याग करके ये प्रकृतिवाद के समर्थक फिर बाद में बन गए थे। फिर इसके बाद सबसे अधिक प्रभाव इनका विलियम जेम्स और उनके प्रयोजनवादी दर्शन का पड़ा और ये प्रयोजनवादी दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए। प्रश्न है, जॉन डीवी ने किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की थी? पारंपरिक विद्यालय, सांस्कृतिक विद्यालय, प्रयोगात्मक विद्यालय, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रयोगात्मक विद्यालय। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। जॉन डीवी ने 1896 में प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की थी। इस चीज़ को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और इस विद्यालय में 4 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और प्रत्येक वर्ग में 8 से 10 विद्यार्थी ही रखे जाते थे। मैक्सिमम लिमिट क्या था? तो 8 to 10 स्टूडेंट्स मान लिए। ठीक है, यह प्रयोगात्मक विद्यालय ऐसा विद्यालय था जिसमें शिक्षा संबंधी सिद्धांतों और विचारों का प्रयोग होता था। ठीक है, उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या होती थी, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या होती थी और नए निर्णय निकाले जाते थे और फिर उसके आधार पर नए नए सिद्धांतों की खोज होती थी और यह चक्र चलता रहता था, साइकिल चलता रहता था। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इसे शिक्षा शोध प्रयोगशाला की संज्ञा दी है। ठीक है, एक तरह से लेबोरेटरी है जिसमें प्रैक्टिकल रूप में वो सारी चीज़ों को देखते हैं। अब ऐसा संभव नहीं है सबके लिए, है ना। हम अपने स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे स्कूलों में एक क्लास में लगभग 60 से 70 बच्चे होते हैं और जब अपर क्लासेस में चले जाते हैं, 9th-10th में चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो 150-200 बच्चों की संख्या एक एक क्लास में होती है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि उनके इस विद्यालय की संकल्पना को हूबहू उतार पाना। लेकिन बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, अपने करिकुलम में इंक्लूड कर लेते हैं, अपने सिलेबस का एक हिस्सा बना लेते हैं, है ना। कुछ अप्रोचेस को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसी तरह से शिक्षा में सुधार होते हैं, बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, वो सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है कि जॉन डीवी ने किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली का समर्थन किया? करके सीखना, बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण का इन्होंने समर्थन नहीं किया है। टीचिंग बाय इमिटेशन का भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। ये पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग और चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि योजना विधि के जनक कौन थे? तो जनक के रूप में हमेशा जॉन डीवी का नाम रहता है। ठीक है, और इनके इस प्रणाली को धरातल पर लागू करने वाले व्यक्ति किलपैट्रिक थे, जो इनके ही शिष्य थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि जॉन डीवी महोदय ने प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा दी। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया। मतलब इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोजेक्ट मेथड का किलपैट्रिक ने किया था। प्रोजेक्ट प्रणाली है क्या? तो इसमें इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रणाली की जब बातें होंगी तो प्रोजेक्ट प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, इस प्रणाली में सबसे पहले एक ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि एक प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे कनेक्टेड है। अब बच्चों को हम वो प्रॉब्लम देंगे और उनका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल करवाएंगे, नॉट थ्योरेटिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है जो यथा स्तर के बच्चों के जीवन से संबंधित होता है।
ठीक है, बच्चों के लेवल का भी ध्यान रखा जाता है उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग, है ना। जिसको पूरा करने में वे रुचि लेते हैं और जिसको पूरा करने में यथास्तर की पाठ्यचर्या के विविध भागों को पूरा किया जा सकता है। प्रोजेक्ट प्रणाली को 5 सोपानों में पूरा किया जाता है, ठीक है। 5 स्टेजेज हैं। प्रथम सोपान है समस्या का चुनाव करना, और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका होती है, दोनों मिलकर के समस्या का चुनाव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सोपान में ये है। द्वितीय सोपान में प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्यक्रम बनाना, ठीक है, पूरा एक प्लानिंग करना कि कैसे हम क्या करेंगे। इसमें भी शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका होती है, दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक की भूमिका एक गाइड की होती है। बच्चे पहले प्लान करते हैं, फिर शिक्षक उसको देखते हैं, और उसमें जहाँ जहाँ सुधार की संभावनाएं होती हैं ना, वहाँ पे शिक्षक अपनी भूमिका अदा करते हैं। तृतीय सोपान है निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रोजेक्ट को पूरा करना, और इसमें बच्चे सक्रिय भूमिका में होते हैं और शिक्षक केवल मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक लगे रहते हैं बच्चों के साथ कि कहीं अगर वे गलती कर रहे हैं, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको क्या करना है, सही डायरेक्शन में लाना है। बस यही काम होता है शिक्षक का इसमें। चौथा सोपान जो है ये मूल्यांकन है। जो बच्चे काम किए अब उसका मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका होती है। 5वां सोपान होता है लेखन। इस अंतिम सोपान पर बच्चे प्रोजेक्ट के चुनाव, योजना बनाने, उसे पूरा करने की विधियों और उसके मूल्यांकन से संबंधित सभी तथ्यों को लेखबद्ध करते हैं। जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया है उसका पूरा एक रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और इन लेखों से शिक्षक छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट प्रणाली काम करती है 5 सोपानों में। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा भी जॉन डीवी महोदय ने ही दिया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्होंने कहा था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा है क्या? पहला है कि इस विश्वास की पुष्टि करती है कि शिक्षकों को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहना होगा और आज की दुनिया में बच्चों को सज़ा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सज़ा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम बच्चों को किसी प्रकार से सज़ा नहीं दे सकते हैं। नो टच पॉलिसी चलती है। बच्चों को छू नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, ठीक है, डांट नहीं सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा पहले विकल्प का समर्थन नहीं करती है, समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है। ये बिल्कुल सही विकल्प है। इस समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर, क्रिटिकल थिंकिंग, कहाँ पे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो कार्य किया गया उसमें क्या गलतियाँ हुई, उसमें क्या सही हुए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, दोनों पहलुओं को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चिंतन करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही है। अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, ये नहीं है। दूसरा विकल्प हमारा सबसे सही है। नेक्स्ट है कि किसका तर्क था कि विद्यालय व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप और प्रतिबिंब है। यह भी जॉन डीवी महोदय का ही तर्क था कि विद्यालय जो है वो व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप है। विद्यालय क्या है, तो समाज का ही एक छोटा रूप है और एक प्रतिबिंब भी है, ठीक है। तो जॉन डीवी महोदय का ही ये तर्क था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। चौथा विकल्प या फिर 5वां विकल्प, इसमें देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में डीवी के अनुसार समुचित जो तर्क है, ये दूसरा तर्क है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डीवी के अनुसार स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है। क कहता है कि सामाजिक प्रगति की गति को तेज करना, और ख कहता है लोकतंत्र का विस्तार करना। तो केवल क एवं ख दोनों, या केवल ख या एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क एवं ख दोनों ही प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, ठीक है। तो क और ख दोनों यहाँ पे सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक क्या करता है? बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करता है, बारंबार अभ्यास व रटन तस्मरण की प्रक्रिया का पालन करता है, सुनिश्चित करता है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो,
या एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है ना, वह बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करता है ना। लर्निंग बाय डूइंग मेथड का वो इम्प्लीमेंटेशन करता है अपने क्लासेस में। पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, लेकिन इसके विकल्प जो है वो अलग हैं, ठीक है, इसलिए इसको रखा गया है। इस विश्वास की पुष्टि करती है कि शिक्षक को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहना होगा और आज की दुनिया में बच्चों को सजा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तो गलत है। समस्या के समाधान और गहन विचार पर जोर देता है, ये देखिए सही है। पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित है क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत हैं, ये भी गलत है। दूसरा यहाँ पे हमारा सही है, प्रगतिशील शिक्षा का संदर्भ। विकल्प अलग अलग थे इसलिए मैंने इस प्रश्न को दोबारा रखा है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को किसके लिए तैयार करना चाहिए? वर्तमान जीवन के लिए, उद्यमशीलता के लिए, भावी जीवन के लिए, या फिर एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जॉन डेवी महोदय के अनुसार स्कूलों को छात्रों को वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है। पहला विकल्प हमारा सही है यहाँ पे। तो आज के इस क्लास में जॉन डेवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर से अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। यूनिट 3 से बहुत सी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट MCQ तैयार कर लिए गए हैं। तो तीसरे यूनिट पे भी क्लासेस आएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।